भगवान का हर युग में अवतार होता है, कलयुग में भी होगा। कभी कोई चंदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल्कि धाम के लिए मिला है? ये जो वर्तमान का विपक्ष है ये तो मूर्खों की जमात है। नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है राहुल जी को, ये बात कांग्रेस के सब नेता जान गए। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। क्या कभी आपकी गांधी परिवार में राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात हुई? वो कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, ये कांग्रेस तो मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस बन गई। लेकिन जब आप भी वहां थे कांग्रेस पार्टी में, तब तो आपने विरोध नहीं किया, तब आपने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी अक्षम है, इसको हटा दो। सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो राहुल गांधी है। प्रमोद कृष्णन की जो राजनीतिक इच्छाएं थी वो कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी को बुलाने के बाद अब वो इच्छाएं पूरी होंगी। मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निकाल दिया। वो कहते हैं हमने आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को निष्कासित कर दिया, और मैं कहता हूं मेरी मुक्ति हो गई। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपका जी भारत में स्वागत है। आपसे सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक धाम की शुरुआत आपने नींव रखी जिसे कल्कि धाम कहते हैं, क्या है ये कल्कि धाम? और देखिए, हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि भगवान का हर युग में अवतार होता है, कलयुग में भी होगा। तो कलयुग में कहाँ होगा? कलयुग में संभल नामक स्थान पर, संभल के एक गांव में कलयुग में भगवान श्री कल्कि नारायण का अवतार होगा। और वो जो कल्कि का अवतार होगा वो भगवान का अंतिम अवतार होगा। भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार संभल नामक ग्राम में होगा, और संभल के ग्राम में होगा, गंगा और रामगंगा के मध्य में होगा, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर होगा। और वो अवतार होने के पश्चात अधर्म का नाश, धर्म की पुनर्स्थापना, वही गीता का उद्घोष, और उसके बाद ये सृष्टि सतयुग में प्रवेश करेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराणों में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, कल्कि पुराण में लिखा है, और श्रीमद् भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवत में जो लिखा है मैं उसे बताता हूँ, एक श्लोक बताता हूँ। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। संभल मेंशन है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। ये जो संभल है ये बाकायदा उसमें मेंशन है, यानी कि संभल के ग्राम, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में, ये भी लिखा हुआ है। तो जहाँ भगवान आएगा तो आने से पहले वहाँ धाम बनना चाहिए। ये हमने 18 साल पहले संकल्प लिया था, और हमारे संकल्प को शक्ति देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। पिछले वर्ष श्री कल्कि धाम का शिलान्यास करने नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए, अपने कर कमलों से श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया, कल्कि धाम की बुनियाद रखी, कल्कि धाम की आधारशिला रखी, और अब कल्कि धाम का निर्माण चल रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ है। मैं आपको आपके माध्यम से पूरी दुनिया के उन लोगों को हाथ जोड़ के श्री कल्कि धाम की उस धरती पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जो सनातन के ध्वज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये धाम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा जब श्रद्धालु या भक्तगण वहां जाके पूजा पाठ कर सकें? नहीं, भक्त तो अभी भी आ रहे हैं। जिन शिलाओं को प्रधानमंत्री जी पूज के गए थे उन शिलाओं की प्रतिदिन आरती होती है, वंदन होता है। अब लोग आते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, उस भूमि को नमन करते हैं जहाँ भगवान का धाम बन रहा है। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब भी शिलान्यास या इस तरह की चीज़ें होती थी पहले तो साधु संतों के द्वारा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा कल्कि धाम का शिलान्यास होना, ये किस तरीके से धाम के बारे में चर्चा का एक और विषय या फिर भक्तों के बीच में चर्चा का विषय बना? देखिए, पहली बात तो यह है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों लेकिन द्वारा भगवान हुआ। वहाँ तो पहले से ही राम जन्म, मतलब दूसरी बात यह है, नहीं, जो शिलान्यास हुआ कोविड के टाइम में, जो शिलान्यास हुआ वो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ।
और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी उनका, उसका उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा हुआ। लेकिन जहाँ तक सवाल है भक्तों का, श्रद्धालुओं का, आस्थावान लोगों का, तो वो लोग तो प्रधानमंत्री को भी एक संत ही मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो एक साधु हैं, संत हैं। अब थोड़ा सा ये बताइए, प्रमोद कृष्णम शुरू से लेके अब तक के उनका कुछ समय पहले तक का जो जीवन था, एक संत के साथ साथ आप राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक रखते थे, और जब कल्की धाम बनाने की बात आई तो फिर आपने विपक्ष, जिसकी आप हमेशा विरोध करते थे, उसके सबसे बड़े नेता को वहां पर बुला के शिलान्यास कराया। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? नहीं, मैंने किसी नेता को नहीं बुलाया, मैंने एक युग पुरुष को बुलाया। नरेंद्र मोदी एक युग पुरुष है और उन पर परमात्मा की विशेष कृपा है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति इतने बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकता। कौन व्यक्ति साधारण है, कौन व्यक्ति सामान्य है, कौन व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का स्वामी है, इसका पता उनके द्वारा लिए गए फैसलों से चलता है, आचरण से चलता है। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सनातन का, विश्व का जनमानस है, वो नरेंद्र मोदी जी को साधु ही मानता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि उन पर भगवान की असीम अनुकंपा है। कोई सामान्य व्यक्ति 370 हटाने का फैसला नहीं कर सकता था। कोई सामान्य व्यक्ति श्री राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकता था। कोई सामान्य व्यक्ति नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता था। कोई सामान्य व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री होता तो लॉकडाउन का फैसला ना होता। कोई सामान्य व्यक्ति यदि भारत का प्रधानमंत्री होता तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं होता। इसलिए मैं तो मानता हूँ नरेंद्र मोदी बहुत ही डिफरेंट और विलक्षण प्रतिभाओं के स्वामी हैं और भगवान की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। इससे पूरे भारत और पूरे सनातन का गौरव बढ़ा। आप काफ़ी प्रखर थे, कांग्रेस पार्टी के प्रखर प्रवक्ता के रूप में जाने जाते रहे। जब भी कभी ऐसी कोई बात पॉलिसी लेवल पर होती थी तो आप खुलकर विरोध करते थे। अचानक ये बीजेपी प्रेम क्यों हो गया, कैसे आया? नहीं, इसे भाजपा का प्रेम मत कहिए, इसे भारत का प्रेम कहिए। भाजपा अगर अच्छा काम कर रही है, भारत के उत्थान के लिए काम कर रही है, तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। और विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सरकार के अच्छे फैसलों का भी विरोध करो। ये जो वर्तमान का विपक्ष है, ये तो मूर्खों की जमात है। प्रधानमंत्री अगर ये कह दें थोड़ी देर को, नरेंद्र मोदी ये कह दें कि भाई सूरज पूरब से निकलता है, तो कहेंगे नहीं साहब, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं इसका विरोध किया जाए। प्रधानमंत्री जी अगर ये कह दें, है ना, कि राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अगर नरेंद्र मोदी आज कह दें कि राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो राहुल गांधी कहेंगे नहीं, ये गलत कह रहे हैं, आई एम नॉट गुड पर्सन, आई एम नॉट गुड ह्यूमन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री कहें उसका विरोध करो, ये कौन सी बात है? विपक्ष होता है, मुद्दों पे विरोध करो और अच्छे फैसलों का समर्थन करो। अच्छे फैसलों का समर्थन नहीं करोगे, सिर्फ विरोध के कारण विरोध करोगे। भाई पार्लियामेंट का, नई पार्लियामेंट बनी, आप विरोध कर रहे हो कि साहब मोदी ने बना दी। अच्छा, जब प्रधानमंत्री बालाकोट हुआ, विरोध कर रहे हो साहब मोदी, क्या बात, सबूत दो। लेकिन जब प्रधानमंत्री आए होंगे, राफेल ला रहे हैं, विरोध कर रहे हो साहब, क्यों ला रहे हो? अरे राफेल जो राफेल में बैठ के नरेंद्र मोदी थोड़ी उड़ेंगे। इस देश की सेनाओं का गौरव है राफेल। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर करो, विरोध करो। नई पार्लियामेंट बनो, विरोध करो। 370 हटाओ, विरोध करो। राम मंदिर का शिलान्यास, नौते को ठुकरा दो। कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण है, ठुकरा दो, विरोध करो। कल्की धाम का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री पहुंच गए, विरोध करो। अरे तो ये विपक्ष तो ये एक मूर्खों की जमात है, इसका क्या कर सकते हैं? अच्छा, जब आप कल्की धाम के लिए निमंत्रण देने गए होंगे प्रधानमंत्री को,
तो प्रधानमंत्री जी और आपके बीच जब पहली बार आमना सामना हुआ होगा तब उनका क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने कहा होगा बड़ी बखूबी आप हमारे को धोते हैं? नहीं, ना कुछ एक्शन था ना रिएक्शन, सामान्य भेंट थी, शिष्टाचार भेंट थी। आनंद आया, उनका दर्शन हुआ, उनसे चर्चा हुई। मैंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की कि हम चाहते हैं जहाँ भगवान आया अयोध्या में, जहाँ भगवान आए उनका सारा काम आपके हाथों से हुआ है। तो जहाँ भगवान आएंगे, भगवान जहाँ आएंगे वहाँ धाम का निर्माण हो, ये हम लोगों की अभिलाषा है, कामना है, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये भावना है कि भगवान जहाँ आएंगे उनका काम भी सब आपके हाथों हो। उसके बाद क्या कभी आपकी गांधी परिवार में राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात हुई? अगर हुई तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनसे मुलाकात के बाद फिर किसी मुलाकात की ज़रूरत ना रही। जब नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो गई तो उसके बाद किससे मिलते हैं? फिर किसी मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं रही। आज की स्थिति में कल की धाम की क्या स्थिति है? निर्माण चल रहा है, आप आइए, पधारिए। बहुत भव्य और दिव्य श्री कल्की धाम का स्वरूप होगा। 171 फीट ऊंचा शिखर होगा, 171 फीट। और ये पहला ऐसा धाम है कि जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। दूसरी विशेषता ये है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह एक ही स्थान पर हैं, एक ही जगह है। लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि प्रधानमंत्री को जब आपने आमंत्रित किया कल्की धाम पे तो कि प्रमोद कृष्णन की जो राजनीतिक इच्छाएं थी वो कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी को बुलाने के बाद अब वो इच्छाएं पूरी होंगी। लोकतंत्र है। लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब चुनाव आयोग चोर है, लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट भी बेईमान है, लोग तो ये भी कहते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर मैं सत्ता का लालची होता तो 2014 में बीजेपी ज्वाइन करता, 15 में करता, 16 में करता, 17 में करता, 18 में करता, 19 में करता, 20 में करता, 21 में करता, 22 में करता, 23 में करता, 24 में करता। मैंने तो आज तक भाजपा ज्वाइन नहीं की और ना मुझे किसी भाजपा के नेता ने दबाव डाला। मैं कल भी भारत की बात करता था, आज भी भारत की बात करता हूँ। भाजपा भारत के उत्थान की बात करती है, मैं भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ। आज जो जनता आपके इस रूप को देख रही है वो जनता ये भी जानती है कि प्रमोद कृष्णन ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ संत के साथ रूप में नहीं, एक छात्र नेता के रूप में शुरुआत की थी अपनी जिंदगी की, और वो भी कांग्रेस पार्टी से। अब इस पड़ाव पे आने के बाद लगता नहीं है वो सारी चीजें जो आपने सोची थी तब उसको भी फुलफिल होना चाहिए? देखो, इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन इंसान तो कठपुतली है, डोर तो किसी और के हाथ में है। तो परमात्मा को जिससे जो काम लेना होता है, परमात्मा उसका वही रास्ता बना देता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम से जो काम लेना है परमात्मा को वही लेगा। तो रास्ते कहाँ कहाँ से किस किस मोड़ पे होते हुए ये सब पड़ाव थे। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत हुई, उसके बाद राजेश पायलट जी ने राजीव गांधी जी से मिलवाया। 81, 82, 83 की बात है। नई नई उम्र में छोटी छोटी दाढ़ी आई थी, वो भी एकदम है ना, शुरुआती दाढ़ी होती है जो। अब वो तो काली थी एकदम, अब तो दाढ़ी भी बहुत बड़ी है और एकदम सफ़ेद हो रही है। लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही हूँ। और कल भी मैं सच के साथ था, आज भी सच के साथ हूँ। मैं जब कांग्रेस में था, कांग्रेस को मैंने छोड़ा नहीं, कांग्रेस को मैंने नहीं छोड़ा। जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया और जब मैं राम मंदिर गया, अयोध्या गया, राम मंदिर के न्योते को स्वीकार करने के बाद मैं अयोध्या गया, उसके बाद सारी दुनिया ने देखा मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निकाल दिया। वो कहते हैं हमने आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को निष्कासित कर दिया, और मैं कहता हूं मेरी मुक्ति हो गई। तकलीफ नहीं हुई जिस पार्टी को आपने बचपन से संभाला, उसके साथ जिया?
संतोष जी, हम लोग आस्था वाले लोग हैं, हम लोग विश्वास वाले लोग हैं। हम ऐसा मानते हैं जो होता है अच्छे को होता है। कांग्रेस पार्टी में एक वक्त ऐसा था कि वहां पर लेफ्ट के लोग भी थे, राइट के लोग भी थे, सेंटर के लोग भी थे, एक पूरी पार्टी थी। आज आपको लगता है कि ये ऐसी स्थिति बची है वहां? इससे भी बदतर है जो सवाल है आपका। वहाँ भीतर के हालात बहुत खराब हैं। वहाँ सारे जो परिंदे हैं फड़फड़ा रहे हैं पिंजरा तोड़ने को, जिसे थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाती है उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ सच कहने वाले को सजा मिलती है। वहाँ राम का नाम लो तब आप पार्टी विरोधी घोषित हो जाएंगे, सनातन का नाम लो तब आप पार्टी विरोधी घोषित हो जाएंगे, भगवा की बात करो तब आप पार्टी विरोधी घोषित हो जाएंगे, भारत की बात करो तब आप पार्टी विरोधी घोषित हो जाएंगे, भारत माता की जय बोलो पार्टी विरोधी घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस का कोई नेता भारत माता की जय नहीं बोलता आजकल, वंदे मातरम नहीं कहता, अल्लाह अकबर करता, राम राम नहीं करता, नहीं अल्लाह अकबर भी नहीं करते। इससे डरते हैं कि हिंदू फिर इन्हें मारेगा, इनके खिलाफ हो जाएगा। अरे अल्लाह के ही हो जाओ, राम के तो नहीं हुए तो खुल के कहो अल्लाह अकबर। मैं तो कहता हूं, हम तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है ना। मैं तो सारे कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा कि अल्लाह अकबर कहना कोई बुरी बात थोड़ी, अच्छी बात है, कहो। जब राम के नहीं हो तो रहीम के तो हो जाओ ना, उनके भी नहीं होना चाहते, डरते हैं, डरपोक हैं। तो एक वो कांग्रेस थी जो राष्ट्र के साथ थी, राष्ट्र की बात करती थी, सनातन की बात करती थी और समानता की बात करती थी। एक ये वो कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस तो मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस बन गई है। आपने इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, राजीव गांधी, सोनिया गांधी का भी दौर देखा आपने। आज जब कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस, आज की कांग्रेस में क्या फर्क दिखता है और कहां कमी कहां दिखती है, परेशानी कहां है? सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो राहुल गांधी है। क्या बात है? राहुल गांधी इज ओनली प्रॉब्लम ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये कैसे? देखिए संतोष जी, प्रॉब्लम हो और उसका समाधान हो, यानी उसका सॉल्यूशन हो। समस्या बड़ी, वो बड़ी समस्या नहीं होती जिसका समाधान हो जाए। समस्या वो बड़ी होती है जिसका समाधान ना हो। राहुल गांधी इतनी बड़ी समस्या है कांग्रेस के लिए कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी परेशानी अगर कांग्रेस की है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं है। 4 बार के सांसद हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अभी आप ऐसी बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ी परेशानी है, कांग्रेस पार्टी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। ये कैसे? कांग्रेस को निपटाने में उन्हें 15 वर्ष लगे। 15 वर्ष, 150 साल की पुरानी पार्टी को, ताकतवर पार्टी को। ये विपक्ष का क्या हश्र होगा ये आपको पता चल जाएगा। विपक्ष ने अपना नेता उन्हें चुना है तो पूरे विपक्ष का हश्र देख लेना आप। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, ये ही इस विपक्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वहाँ ममता बनर्जी हैं, वहाँ अखिलेश यादव जी हैं, शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, एक से एक बड़ा नेता है वहाँ। लेकिन उन्होंने भी, सबने मिलकर राहुल गांधी जी को अपना नेता स्वीकार कर लिया। और राहुल गांधी जी के फैसले राहुल गांधी जी के नौकर करते हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े बड़े नेताओं की पार्टी आज नौकरों की पार्टी बन गई है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन जब आप भी वहां थे कांग्रेस पार्टी में, तब तो आपने विरोध नहीं किया, तब आपने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी अक्षम है, इसको हटा दो। मैंने कभी सक्षम भी नहीं बताया। मेरा कोई स्टेटमेंट, मेरा कोई ट्वीट बताओ
मैंने तो हमेशा कहा भाई कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दो, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो प्रियंका गांधी हैं। मैंने ये भी कहा था कभी राजस्थान की कमान जो है वो सचिन पायलट जी को सौंप दो। और मैंने भीतर और क्या क्या कहा ये आपको क्या पता, सब जानते थे और सब जानते हैं। कांग्रेस का हर बड़ा, हर सीनियर नेता, हर जमीन से जुड़ा हुआ नेता ये जानता है कि राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन क्या करें? आखिर आप तो ये कह रहे समस्या है कहाँ, किस तरीके से? क्या राहुल गांधी लेट सो के उठते हैं, राहुल गांधी जनता से नहीं मिलते, राहुल गांधी जनता के बारे में नहीं सोचते, राहुल गांधी भारत के बारे में नहीं सोचते, आखिर है क्या? राहुल जी कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, ये समस्या नहीं है, ये समस्या की वजह नहीं है। राहुल गांधी जी भारत को ही नहीं समझते, न भारतीय संस्कृति को समझते, न भारत के संस्कारों को समझते, न भारत की मर्यादाओं को समझते। तो राहुल गांधी भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करते हैं। और जो व्यक्ति भारत का विरोध करेगा वो भारत में राजनीति कैसे करेगा? इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप 2014 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारे, हारते जा रहे हो। इतनी बड़ी पार्टी आपने 50 पे सिमटा दी, उसका जिम्मेदार कौन है? 52 फिर लाए, उसका जिम्मेदार कौन है? 52 पार्लियामेंट सीट। फिर आप 99 हो गए तो बड़े ढोल बजा रहे हो, हमने साहब बड़ा भारी। और फिर बातें अजीब करते हैं ना, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं ये ईवीएम ठीक है, और जब हार जाते हैं कहते हैं ईवीएम गलत है। जिस चुनाव आयोग को आप चोर बता रहे हैं, इस चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से आप सांसद हैं। तेलंगाना में आपकी सरकार चल रही है, हिमाचल में आपकी सरकार चल रही है, कर्नाटक में आपकी सरकार चली। अगर चुनाव आयोग चोर है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, तो आप कहिए तीनों मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दें, आप संसद से इस्तीफा दें, तब कहिएगा चुनाव आयोग चोर है। कभी आप कहते हैं ईवीएम खराब है 2014, कभी कहते हैं साहब पूरी सरकार और ईवीएम मशीनें जो है वो हैक कर ली गई, मिल गए। अरे 2014 में तो आपकी सरकार थी, तब मोदी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के, बिना तंत्र के सपोर्ट के, सरकार की सपोर्ट के ईवीएम कैसे कामयाब हो गई? 14 में भी ईवीएम गलत थी, 15 में ईवीएम गलत, 19 में ईवीएम गलत है, 24 में ईवीएम गलत है, और 2004 में ईवीएम ठीक थी, 2009 में ईवीएम ठीक थी। आप खुद सांसद बने ईवीएम से, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन जब आपको रायबरेली से जिताता तो ईमानदार है, और जब आपकी सरकार नहीं बनती है, पूरा आपको बिहार में डर लग रहा है अभी हम हारेंगे, तो आप इलेक्शन कमीशन को चोर बताते हो। अच्छा, ये राहुल गांधी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? कुछ समय पहले जब देखा था कि ये जो पहला फेज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस फेज में प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर बीजेपी को काउंटर करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह जनेऊ लेकर बिल्कुल सोमनाथ मंदिर में गए, वहाँ पर पूजा पाठ की। अचानक ये हृदय परिवर्तन ये कैसे हो गया? या फिर ये कहें कि विरोध है, या विरोध करते करते सनातन के ही विरोध करने लग गए? देखिए, आपने बहुत फिल्में देखी होंगी, उसमें प्रेम चोपड़ा भी पुजारी बन जाता है, लेकिन वो फिल्म में सिर्फ जब आदमी एक्ट करता है, कोई एक्टिंग करता है, और जब सच में वह साधु हो जाता है तो उसके आचरण में आ जाता है, आचरण में आ जाता है। तो आदमी भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, वो लंबा नहीं चल पाता। मंदिर जाने से हिंदू थोड़ी होता है, जनेऊ धारण करने से कोई हिंदू थोड़ी होता है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जिन्होंने राम को मानने से मना कर दिया, जो सनातन का नहीं हो सकता वो भारत का नहीं हो सकता। इतने लंबे समय तक आप साथ रहे, कभी आपने पूजा पाठ करते हुए या सनातन की जो अपनी पद्धति है उसको स्वीकार करते हुए अगर वो सनातन में विश्वास करते, सनातन में उनका विश्वास होता, सनातन में उनकी श्रद्धा होती, तो अयोध्या ना जाते।
राम का निमंत्रण न ठुकराते, राम मंदिर को रोकने का प्रयास ना करते, राम सेतु को तोड़ने की साजिश ना करते, जय श्री राम के नारे से चिढ़ते ना। ये सब उन्हीं के बयान है। राजस्थान में मंच से बोले कि मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा। जो व्यक्ति हिंदुत्व को मिटाने की बात करता है, उसे कैसे कहें कि वो राम, कृष्ण और गंगा, गायत्री इनका भक्त है। दिखाना नहीं, करना है। करना है तो उनके आचरण में संस्कृति और संस्कारों का अभाव है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, मुझे तो हैरानी हो रही है, मुझसे ऐसे सवाल आप कर रहे हैं, आपसे मैं सवाल करूं, कभी उन्हें राम राम करते हुए सुना आपने? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है कि वो वंदे मातरम बोल रहे हो? मुझे बताइए ना, 18-19 साल में उन्होंने राजनीतिक जीवन दिया, कभी उन्होंने एक बार ऐसे करके बोला भारत माता की जय? बोला? सुना आपने? मुझे एक वीडियो दिखाओ। कभी आपने उनके मुंह से सुना जय श्री राम? लेकिन कभी उन्हें सुना शंकर भगवान की जय? कभी आपने उनके मुंह से सुना हर हर महादेव? कभी उनके मुंह से सुना है सत्य सनातन धर्म की जय? नहीं सुना होगा। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णम जब कांग्रेस पार्टी में वहां नेताओं के साथ बैठते होंगे, और वहां कपिल सिब्बल भी बैठते थे जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया था, कभी आपकी चर्चा नहीं होती थी? होती थी, कपिल सिब्बल जी से तो होती थी, सबसे होती थी, लेकिन वो कहते थे हम क्या करें, राहुल गांधी जी का है तो हम तो वही काम करेंगे जो राहुल जी बोलेंगे। सब कहते थे कि हम हिंदू विरोधी थोड़े ही हैं। हमसे कहा जाता है कि सनातन का विरोध करना है, सनातन से कांग्रेस को खतरा है। अगर सनातन एक हो गया, हिंदुत्व एक हो गया तो बीजेपी कभी नहीं हटेगी। इसलिए पहले सनातन को डिवाइड करो, हिंदुत्व को डिवाइड करो, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को बांटो, जाति के नाम पे बांटो, भाषा के नाम पे बांटो, क्षेत्र के नाम पे बांटो, बांटो, बांटे जाओ, और जब बट जाए तो काटो। दिस इज रियल स्टोरी बिहाइंड द कर्टेन। क्या सोनिया गांधी का जो प्रेम है एक मां के रूप में, ये वजह बन रही है कांग्रेस पार्टी की आज सबसे कमजोर स्थिति में आने के लिए? हर माँ अपने बेटे से प्यार करती है, सोनिया जी भी करती हैं, तो कौन बुरा करती है, कौन गुनाह करती है? मैं माँ बेटे के प्रेम पे कुछ नहीं कहना चाहता। माँ तो बेटे से प्यार करेगी करेगी, माँ तो माँ है। अभी देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर इधर कांग्रेस अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। उनकी मां को मंच से अपशब्द भी बोले गए, तो इसको किस तरीके से, अगर प्रमोद कृष्णन आज कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो फिर कांग्रेस की तरफ से क्या बात करता? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर निंदनीय है। किसी की भी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की माँ को गाली देना हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा सनातन नहीं कहता। प्रधानमंत्री जी की माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। लेकिन क्या करोगे, नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है राहुल जी को, ये बात कांग्रेस के सब नेता जान गए। तो आगे बढ़ने के लिए मोदी को गाली देना जरूरी है। जो मोदी को गाली देगा वो कांग्रेस में पद पाएगा। तो कुछ ने सोचा मोदी जी की माँ को भी गाली दो भाई, कांग्रेस में पद पाने का यही रास्ता है। नरेंद्र मोदी को गाली दो, मोदी जी के परिवार को गाली दो, उनकी स्वर्गवासी माँ को भी गाली दो। ये एक्सट्रीम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस तरीके के जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
तो इस तरह के विवेक, इस तरह के ज्ञान कांग्रेस पार्टी में कौन दे रहा है जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है? क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रही, इतनी सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी। मुझे नहीं पता, आप इतने साल रहे। ये तो जयराम रमेश जी से पूछिए, मतलब जयराम रमेश ही दे रहे हैं ज्ञान? केसी वेणुगोपाल जी से पूछिए, और बहुत से हैं वहाँ, सब वामपंथी, सब गैंग है एक पूरा। एक चंडाल चौकड़ी है जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और राहुल गांधी का भी सत्यानाश कर दिया। अच्छा, ये बात कितना सच है कि कांग्रेस, पहले कहा जाता था कि वामपंथ का एक जिंदा कुछ दिखाई पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पर वामपंथ दिखाई नहीं पड़ता है। क्या सारे वामपंथी कांग्रेस में ही घुस गए हैं क्या? मुझे लगता है ये पथ भ्रष्ट हो गए हैं, इनका कोई पंथ नहीं बचा है, कोई पंथ नहीं बचा है, इनका कोई पंथ नहीं, इनका कोई मत नहीं, इनका कोई समाज नहीं, इनका कोई संप्रदाय नहीं। ये तो एथिस्ट टाइप के लोग हो गए हैं, न ये राम के हैं न रहीम के हैं। ये सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, विदेश में जाके भारत को अपमानित करते हैं। कोई करेगा, कोई नेता है ऐसा जो अपने देश की बुराई करे? अगर सरकार भारत के पक्ष को विदेश में रखने के लिए शशि थरूर को भेजती है तो ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये हर उस आदमी के खिलाफ हो जाएंगे जो भारत के साथ खड़ा होगा। अच्छा, इतने साल तक, लंबे समय तक आप रहे वहाँ पर, ये बीच बीच में राहुल गांधी कहाँ चले जाते हैं? चर्चा होती है देश में कि राहुल गांधी विदेश चले गए। क्या है ये कहानी? आपने इतने नज़दीक से देखा, क्या राहुल गांधी ने कहाँ चले जाते हैं? पता नहीं कौन सी कहानी है, मैं तो कभी उनके साथ गया नहीं। अब ये तो उनके साथ जाने वाले बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो किसी को साथ लेके जाते होंगे। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो बड़े आदमी हैं, कभी भी कहीं जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब भी कभी देश के ऊपर अटैक करना हो या देश की नीतियों के बारे में विरोध करना हो, तो फिर वो विदेशों का रुख करते हैं और वहां से कहते हैं, और बताया जाता है बाद में एक जॉर्ज सोरोस नाम का भी प्राणी सामने आता है। ये क्या कनेक्शन है? कभी कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चर्चा नहीं हुई कि भैया इस तरीके से नहीं होता है, देश को बदनाम करने के लिए विदेश की धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? एक्चुअली राहुल गांधी जी मोदी जी से बहुत दुखी हैं, वो किसी भी कीमत पे उन्हें हटाना चाहते हैं। उन्हें भाजपा से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है। अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री हो तो राहुल गांधी जी को इतनी नफरत नहीं होगी। राहुल गांधी जी ऐसा मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने उनकी सत्ता को छीन के उन्हें पैदल कर दिया। अब इसको क्या कहेंगे? संतोष जी, बड़े गंभीर सवाल हैं। और राहुल गांधी जी की जो हरकतें हैं, मैं राहुल गांधी जी का विरोधी थोड़ी हूं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं भारत का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति भारत का नहीं हो सकता, जो सनातन का नहीं हो सकता, तो उससे क्या अपेक्षा की जाए? और जब मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर था तो जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो मैंने उसका स्वागत किया। अरे भाई, ये संसद जो बनी, ये भाजपा की संसद थोड़ी है, तो भारत की संसद है। काले काले कपड़े पहन करके चल दिए साहब उसका विरोध करने, रावण की सेना की तरह काले कपड़े पहन के चल दिए हैं। अरे बेहूदो, ये भारत की संसद है, आप इसे भाजपा की संसद मान रहे हैं और इसका विरोध करते थे। अब क्यों उसमें जाते हो? किस मुंह से जाते हो? अगर इतना नफरत है, इतनी नफरत है आपको इस इमारत से, तो जाते क्यों इसमें?
क्या एक तो ये बात आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया इसलिए नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, एक तो ये दिखाने की बात हो गई, बताने की, लेकिन क्या ये एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी जिस जमीन को लेकर राजनीति करती थी उसी जमीन से नरेंद्र मोदी आते हैं और इस वजह से उनका पूरा वोट बैंक वहां से खिसका दिया कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी जी की ज़मीन और है, नरेंद्र मोदी जी की ज़मीन और है। सच बात यह, राहुल गांधी जी ज़मीन पे हैं ही नहीं। नरेंद्र मोदी ज़मीन से उठे हैं, ज़मीन के नेता हैं, ज़मीन पर हैं, ज़मीनी बात करते हैं। ये तो गमलों में उगे हुए पौधे हैं सब, सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। इनके तो पोतड़े धोए प्रधानमंत्री ने। जिस बालक के पोतड़े प्रधानमंत्री धोता हो, इंदिरा जी दादी उनकी, वो प्रधानमंत्री थी उस समय, तो उसको तो जमीन दिखाई नहीं देगी ना। जो मुख्यमंत्रियों को नौकर समझता हो, जो केंद्र के मंत्रियों को भारत के प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ देता हो, और ये नरेंद्र मोदी जी एकदम डिफरेंट परिवेश के व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों का ट्रैक अलग है, दोनों का। हाल के दिनों में देखा गया है कि राहुल गांधी पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, जहां पर कि ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसी ओबीसी वोट बैंक से नरेंद्र मोदी आते हैं। क्या इसी वजह से सत्ता इनको चुभता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन को? सनातन धर्म को कैसे तोड़ा जाए, कैसे विभाजित किया जाए, उसकी साजिश का नाम है पीडीए। जातियों के नाम पर कैसे सनातन को बांटा जाए, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। ये जानते हैं कि जब तक हिंदुत्व को डिवाइड नहीं किया जाएगा तब तक सत्ता नहीं मिलेगी। इसलिए हिंदुत्व को डिवाइड करो। जो खेल अंग्रेजों ने खेला, जो खेल मुगलों ने खेला, सनातन को बांटने का, काटने का, ये उस खेल के मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा इसी दाव से हम जीत सकते हैं। लेकिन मैं इन्हें बता देता हूं, कोहनी पे टिके हुए लोग, कोहनी पे टिके हुए लोग, टुकड़ों पे बिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। इनसे ना हो पाएगा। तो ये जो किताब दिखाते हैं, लाल किताब दिखाते हैं, संविधान की बात करते हैं, उससे तो आगे बढ़ ही रहेंगे। लाल किताब भी दिखाओ, लाल सलाम मारो। भारत की जनता बहुत समझदार है। वो भारत का नेतृत्व ऐसे हाथों में नहीं सौंप सकती जो भारत से बाहर जाकर के भारत को बदनाम करने का काम करता हो। भारत की जनता जानती है कि भारत किन हाथों में सुरक्षित है। उसी का परिणाम है कि एक चुनाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के। मुझे बताओ ना, कांग्रेस पूरे देश में थी, हर राज्य में थी, हर जिले में थी। क्या हाल हो गया कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में? अगर अखिलेश यादव आज मना कर दें कि नहीं हम समझौता नहीं कर रहे, तो 400 सीटों पे लड़ाने के लिए इन पे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। और जो लड़ेंगे भी तो आप 2022 का रिजल्ट उठा के देखो, कहीं 500 वोट, कहीं 767, कहीं 953, कहीं 255, धोखे से पड़ जाते इतने वोट। मध्य प्रदेश खत्म हो गई कांग्रेस, कितना बड़ा स्टेट था। छत्तीसगढ़ खत्म हो गई, हरियाणा खत्म हो गई, पंजाब खत्म हो गई, बिहार खत्म हो गई, तमिलनाडु खत्म हो गई। कह रहे हैं बिहार में तो अभी सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कितने टुकड़े कांग्रेस के होंगे और कितने हो चुके हैं, और अभी कितने और होंगे। महाराष्ट्र गढ़ था कांग्रेस का एक तरह से।
आंध्रा में खत्म हो गई। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा नहीं मिलता दिख रहा है आपको? ये भारत जोड़ो यात्रा थी नहीं, ये तो भारत तोड़ो यात्रा थी। अगर ये भारत जोड़ो होती तो भारत की जनता साथ देती। ये भारत तोड़ो यात्रा थी, ये जोड़ो नहीं थी, तोड़ो थी। इसीलिए जनता समझ गई कि अरे ये तो कोई बड़ा खेल है, बड़ी साजिश है देश के खिलाफ। आप कहते हैं राहुल गांधी को भारत के बारे में नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, पता चलता है किसान के साथ बात कर रहे हैं, ट्रॉली पे बैठे हैं तो टेम्पो पे बैठे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे हैं। ये सारे भारत को समझने की कोशिश हो रही है। फिल्मों में गाने नहीं देखते, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वहाँ भी जो बहुत बहुत बड़े स्टार हैं ना, वो नंगे पांव खेत में फसल काटते दिखते हैं वो किसान थोड़े ही हैं। तो राहुल गांधी जी गरीब के घर में जाते हैं, उन्हें क्या पता गरीबी क्या है। जिसके मुंह में सोने की चम्मच, जो बच्चा लेके पैदा हुआ हो, जिसके पालने भी सलील के हों, मखमल के हों, वो गरीबी नहीं समझ सकता। गरीबी को समझने के लिए गरीब के घर में पैदा होना बड़ा ज़रूरी है। गरीबी समझ सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री, गरीबी समझ सकते हैं चौधरी चरण सिंह, गरीबी समझ सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, गरीबों को समझा APJ कलाम ने, गरीबी को समझा तो इसमें नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी की क्या गलती है? वो तो पैदा अगर हुआ है। मैंने कब कहा उनकी गलती है? उनकी गलती तो है ही नहीं, उनकी कोई गलती ही नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ उनकी गलती है? मैं तो कह रहा हूँ उनका एहसान है कि वो भारत की भूमि पे उन्होंने जन्म लिया। सारे कांग्रेस यही तो कहते हैं कि उनका एहसान है कांग्रेस के ऊपर कि वो हमारा नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। जो उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करता, जो कहता है भाई ये जो लगातार हार हो रही है, कांग्रेस की बर्बादी हो रही है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो उसे या तो पार्टी से निकाल दिया जाता है या वो पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। आखिर कांग्रेस पार्टी में लगातार ये देखा जा रहा है कि संघ का विरोध करना है, RSS का विरोध इतना, RSS एक राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, लेकिन इसका विरोध इतना क्यों होता है? क्या वजह है? क्योंकि वो राष्ट्र की बात करता है। जो राष्ट्र की बात करेगा उसका विरोध राहुल गांधी करेंगे। जो मातृभूमि की बात करेगा उसका विरोध राहुल गांधी करेंगे। उनकी प्रार्थना है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि, जो मातृभूमि की बात करेगा, भारत माता की बात करेगा, उसका विरोध करेंगे वो। अच्छा, दिल में कभी एक कसक रहती होगी कि बचपन से मैंने, युवा अवस्था से हमने इस अवस्था तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की, कांग्रेस पार्टी में ये कर देने से सुधार हो सकता है, तो ऐसा क्या करना चाहिए आचार्य प्रमोद कृष्णन की राय में कि कांग्रेस पार्टी में कुछ सुधार हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब मैं इस दिशा में नहीं सोचता। आपने सवाल किया तो मैं बता रहा हूँ, वरना मुझ पे समय नहीं है। मेरा पूरा ध्यान श्री कल्की धाम के निर्माण पर केंद्रित है, और कुछ घटनाएं जब भारत में ऐसी होती हैं तो मैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दे देता हूँ। कांग्रेस कैसे सुधरेगी, कांग्रेस कैसे सुधरनी चाहिए, कांग्रेस कैसे सुधर सकती है, ये काम अब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के बाबुओं को करना है। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र अपने में भविष्य को कैसे सुरक्षित रखना है, ये बात कांग्रेस के नेताओं को सोचनी चाहिए। उन नेताओं को जो राहुल गांधी जी के नौकरों के इशारे पे नाच रहे हैं। कांग्रेस को नेता नहीं चला रहे हैं, राहुल जी के नौकर चला रहे हैं सब। उन्होंने कपड़े चाहे पहन रखे हों, खादी वाले, नेता वाले वस्त्र पहन रखे हों, लेकिन जो राहुल जी का नौकर है वही कांग्रेस चला सकता है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है। और जो नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता है
तो उसका कांग्रेस में कोई काम नहीं है। मैंने कहा कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम राहुल गांधी है। सबसे बड़ी क्यों कहा? क्योंकि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इसलिए कि सबसे बड़ी समस्या वो होती है जिसका कोई समाधान नहीं होता। जिसका समाधान हो सकता है वो बड़ी समस्या नहीं है। राहुल गांधी जी इतनी बड़ी समस्या है कि उसका कोई समाधान ही नहीं है। एक मेरे मन में सवाल आ रहा है और बार बार ये लोग मुझे भी लगता पूछते हैं। है आप बड़े भावुक हो रहे हैं कांग्रेस को लेकर। आप चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। मैं इसलिए चाहता हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जा रही है वो ग्राफ देखते हुए थोड़ा ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष ही ना हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, इसलिए आपसे मैं ये सवाल किया। मैं क्या सोचता हूं मैंने वो बता दिया। क्योंकि जहां संभावनाएं समाप्त हो जाएं वहां सर नहीं मारना चाहिए। कांग्रेस कैसे मजबूत होगी ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना है, जो बचे कुछ हैं। अब एक बार फिर से कल्कि धाम के बारे में लौटते हैं। तो कल्कि धाम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? हमारे तमाम जो लोग निर्माण में जुटे हैं उनका मानना है, उनका अनुमान है कि लगभग 3.5 साल में अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाना चाहिए। 2029 तक श्री कल्कि धाम का निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिए। और हमारा प्रयास भी है और हमारी प्रार्थना भी है भगवान से कि निर्विघ्न निर्माण संपन्न हो। कभी कोई चंदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल्कि धाम के लिए मिला है? कुछ 1.25 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए? हमारे सनातन में तो यही दिया जाता है। जो मंदिर के लिए दान देता है वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। हम कभी नहीं देखते कि कौन कांग्रेस में है, कौन भाजपा में है, कौन कहाँ से आया है। जिसकी श्रद्धा है वो कल्कि धाम के निर्माण में अपना सहयोग दे सकता है। जो 1 रुपया देता है हम उसको भी प्रणाम करते हैं। जो 101 देता है उसका भी शुक्रिया। पूरा सनातन का अंतिम अवतार होगा, जहाँ षष्ठी के अंतिम अवतार का धाम बन रहा है। भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्कि अवतार, कल्कि नारायण का धाम, श्री कल्कि धाम के निर्माणार्थ कुछ भी सहयोग कोई देगा वो हमारे लिए बहुत वंदनीय है। धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कल्कि धाम एक बहुत ही भव्य कल्कि धाम के रूप में निर्मित हो, जहाँ पर हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर दर्शन करने जाएं, अपनी भावनाओं को भगवान के पास लेकर जाएं। बिल्कुल, आप भी एक बार श्री कल्कि धाम पधारें। उस धरा की रज को अपने माथे से लगाएं जहाँ भगवान आएगा। ज़रूर। तो धन्यवाद। आचार्य प्रमोद कृष्णन को आज सुन रहे थे। बिल्कुल साफ इनकी जो बातें हैं, साफ गोई, कई सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने साफ साफ बताया किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी इन्होंने राहुल गांधी को क्या क्या सलाह दी थी और किस तरीके से राहुल गांधी अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जब निकले हैं तो उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी। कई सारी बातों पर इन्होंने बड़े खुलकर बात की। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार संतोष जी, धन्यवाद।